नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, कई दिनों से टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो सबसे पहले इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज से ये क्लासेस फिर से कंटिन्यू की जा रही हैं, दोबारा ये क्लासेस शुरू की जा रही हैं और इसी क्रम में आज इसका भाग 8 यानी कि पार्ट 8 है। तो आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसके अलावा जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगी इसकी। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की बात करें तो GOV एग्ज़ाम इन्फो, ट्विटर पर अगर फॉलो करना चाहते हैं तो @exam GOV, और फेसबुक पेज हमारा है @GOV एग्ज़ाम इन्फो। तो यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सभी अपडेट्स के लिए। देखिए, एक सवाल ये पूछा जा रहा था कि जो उत्तराखंड LT टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस हैं, इसमें क्या लेक्चर की तैयारी भी की जा सकती है, यानी कि लेक्चर स्क्रीनिंग में जो पूछा जाएगा शिक्षण अभिरुचि, क्या वो इससे किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। जो भी ये सवाल कर रहे थे तो बिल्कुल इससे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड लगभग सेम आता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं होते हैं। तो आप इसकी तैयारी इससे भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर जुड़े हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें सभी अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एक और बात, यहाँ पर आपको मालूम है आपका एग्ज़ाम होगा अप्रैल से मई के बीच। तो अप्रैल से मई के बीच जो एग्ज़ाम है उससे पहले पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट करवा देंगे। देखिए, फ़िलहाल के लिए ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस हैं वो हफ्ते में 1 या कभी कभी 2 आ जाएंगी, क्योंकि ग्रुप C के एग्ज़ाम की भी तैयारी यहाँ पर करवानी है। तो इस वजह से हम 1 या 2 क्लास यहाँ पर आपको दे पाएंगे, लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले पहले, अप्रैल से पहले पहले आपके सारे क्लासेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की, इसी वीडियोज़ के माध्यम से। तो आपको इसको लेकर बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि एल्बर्ट बंड्यूरा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो एल्बर्ट बंड्यूरा थे वो इनमें से किसके साथ जुड़े हुए थे। पहला ऑप्शन देखिए, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत यानी कि SLT यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी। दूसरा है आपका व्यवहार सिद्धांत यानी कि बिहेवियरल थ्योरी। तीसरा है आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, या फिर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट यानी कि मनोवैज्ञानिक विकास। तो जिसको आंसर पता है इसका वो कमेंट करके बताएं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी, शॉर्ट में इसे कहते हैं SLT। ठीक है, तो SLT कहते हैं इसे, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। देखिए, इस पर क्वेश्चन हर बार पूछा गया है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत पर, और साथ ही साथ ये जो संज्ञानात्मक विकास है इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो आपका सामाजिक शिक्षण सिद्धांत है वो क्या होता है। देखिए, नाम से जैसा पता चल रहा है कि सोशल लाइफ में जो भी चीज़ आप समझ के ऑब्जर्व करके सीखते हैं, यानी कि समझ से ऑब्जर्व करके सीखना ही आपका सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का यह पॉइंट है। ठीक है, देखिए एक और बात, इसके जो टाइप्स होते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके 4 प्रोसेस होते हैं बेसिकली, टाइप्स कहें या प्रोसेस कहें। पहला होता है आपका अटेंशन, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा होता है आपका रिटेंशन, और इसके बाद तीसरा पॉइंट है रिप्रोडक्शन, और उसके बाद है री इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो ये 4 प्रकार होते हैं, इसके 4 प्रोसेसेस होते हैं सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी के। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, एल्बर्ट बंड्यूरा की बात करें तो ये कौन थे, 1925 में इनका जन्म हुआ था एल्बर्ट प्रदेश में। ठीक है, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कई सारे प्रयोग किए थे इस सिद्धांत को समझने के लिए, उसके बाद इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। देखिए, बेसिकली इन्होंने क्या किया कि कुछ बच्चों को लिया और उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जो कि एग्रेसिव थी, आक्रामक थी, और उसके बाद उनको उस माहौल में भेजा गया और ये पाया गया कि वो छात्र या कहें कि बच्चे उस माहौल में आक्रामक बिहेवियर कर रहे थे। यानी कि चीज़ों को देखकर, समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उसको देखकर और समझकर जो बिहेवियर अपने अंदर आता है उसे कहते हैं सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे सोशल लर्निंग थ्योरी। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला तो ये कि ये 4 प्रोसेस होते हैं इसके, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और री इन्फोर्समेंट। और दूसरा, एल्बर्ट बंड्यूरा इससे जुड़े हुए हैं सामाजिक शिक्षण सिद्धांत से। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक मनोविज्ञान की सबसे व्यक्तिपरक पद्धति है। ऑप्शन देखिए, आत्मनिरीक्षण यानी कि इंट्रोस्पेक्शन,
पश्चावलोकन यानी कि रेट्रोस्पेक्शन, अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, या फिर एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि प्रयोग। तो आपको बताना है कि शैक्षिक मनोविज्ञान की सबसे व्यक्तिपरक पद्धति क्या है। यहाँ पर पूछा गया सबसे व्यक्तिपरक पद्धति। देखिए एक तरह से ये सारी ही जो इम्पोर्टेंट है शैक्षिक मनोविज्ञान के लिए, लेकिन इसमें पूछा गया है कि सबसे यानी कि मोस्ट जो सब्जेक्टिव मेथड है इसका वो क्या है, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, यानी कि आत्मनिरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण करके सीखना शैक्षिक मनोविज्ञान का सबसे व्यक्तिपरक पद्धति है, ठीक है। तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन है इंट्रोस्पेक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल असाइनिंग अ प्रोजेक्ट वर्क टू द स्टूडेंट अ टीचर शुड कीप ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इट मस्ट हैव, यानी कि इनमें से क्या होना चाहिए जब आप किसी छात्र को परियोजना कार्य देते हैं। देखिए आप लोग टीचर बनने के लिए ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड ज़रूरी होता है इस तरह के एग्ज़ाम में, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला तो ये कि क्या प्रायोजन शैक्षिक हो सिर्फ, दूसरा संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, तीसरा है क्रिया द्वारा सीखना, या फिर ये सभी। तो आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए किसी भी परियोजना कार्य को देने के लिए जो मकसद होता है वो पहला ये होता है कि पहली बात तो ये एजुकेशनल हो, उससे ज्ञान मिले, दूसरा कि जो वास्तविक जीवन है उससे रिलेट कर पाए, तीसरा ये एक्टिविटी के माध्यम से हो, यानी कि लर्निंग बाय एक्टिविटीज हो। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए आप किसी अपने क्लास के स्टूडेंट को कोई प्रोजेक्ट देते हैं, मान लीजिए आप देते हैं पर्यावरण के बारे में उनको लिखने के लिए या फिर वृक्षों के बारे में उनको लिखने के लिए। तो देखिए पहली बात वो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उनको जो एजुकेशन है वो मिल जाएगा, जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो लिखकर उनको एजुकेशन मिल जाएगा, जो वो टॉपिक सर्च करेंगे। उसके बाद उसका वास्तविक जीवन से क्या संबंध है ये भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। तो देखिए इस प्रोजेक्ट से वो समझ जाएंगे कि पेड़ कितने महत्वपूर्ण हैं ह्यूमंस के लिए। इसके अलावा क्रिया द्वारा सीखना, आप प्रोजेक्ट में आप उनको एडिशनल वर्क दे सकते हैं कि आपको भी पेड़ लगाने हैं या फिर पौधे लगाने हैं अपने घरों में इस प्रोजेक्ट के साथ साथ, और उस पौधे की तस्वीर खींचकर या फिर किसी भी तरह से अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है उसको, ठीक है। तो ये आप प्रोजेक्ट वर्क में ऐसा होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ इसमें आ जाए। पहला तो ये एजुकेशनल हो, दूसरा ये जो रियल लाइफ है उससे रिलेट कर पाए, तीसरा ये एक्टिविटी के माध्यम से लर्न हो इसमें, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ये सभी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में। देखिए एक और बात, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया था आपसे, ठीक है, जो लास्ट ईयर आपके LT के एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंसोलिडेशन, माफ़ कीजिएगा, कंसोलिडेशन थ्योरी एक्सप्लेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यानी कि समीकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन ए अधिगम यानी कि लर्निंग, बी है स्मृति, सी है मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, और डी है रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। तो अगर आपने ये पढ़ा है समीकरण का सिद्धांत, कंसोलिडेशन थ्योरी, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए बेसिकली कंसोलिडेशन थ्योरी जो है वो आपकी स्मृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है, स्मृति की व्याख्या करता है। देखिए बेसिकली मेमोरी की बात करें तो मेमोरी 3 तरह की होती हैं। पहला क्या होता है, पहला वो होता है जो सेंस करता है कि चीज़ों को देखकर या महसूस करके, जो सेंस करके आपके मेमोरी, यानी कि जो आपकी इंद्रियां हैं उसके माध्यम से जो सेंस करके मेमोरी होती है, जो सेंसिंग मेमोरी कहते हैं बेसिकली इसको, ठीक है। दूसरा होता है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि कुछ देर के लिए, यानी कि 1 मिनट से भी कम के समय के लिए, यानी कि सेकंड्स में कुछ देर के लिए आपको मेमोरी में रहता है, उसके बाद ये शॉर्ट टर्म के लिए ही रहता है और उसके बाद मिट जाता है, यानी कि उसके बारे में आप भूल जाते हैं। इसके बाद होता है तीसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि जो हमेशा के लिए आपके मन में रह जाता है, जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो समीकरण का सिद्धांत पहला ये है कि ये स्मृति से बेस्ड है, यानी कि मेमोरी से बेस्ड है। मेमोरी 3 तरह की होती है, सेंसिंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। बेसिकली क्या है कि जब आप किसी चीज़ को सेंस करते हैं तो माइंड में आप उसके बाद उसको स्टोर करते हैं। अब वो स्टोर करने के बाद वो शॉर्ट टर्म में जाता है या लॉन्ग टर्म में जाता है, जिसमें भी जाए, उसके बाद मान लीजिए लॉन्ग टर्म में अगर आपका जो स्टोरेज है वो जो मेमोरी में स्टोर करते हैं आप चीज़ों को, वो लॉन्ग टर्म में चला गया, तो इसका क्या फ़ायदा होगा, जब आप इसको रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी की चीज़ें जो है आसानी से रिट्रीव हो जाती हैं, क्योंकि आप उसको याद रख पाते हैं। जैसे कि आप ये चीज़ें पढ़ रहे हैं अभी, और इस क्वेश्चन को अगर आप
अच्छे से समझ लेते हैं, सेंस करके देख के, तो जो एग्ज़ाम है उसमें आपको याद आ जाएगा कि जो समेकन का सिद्धांत है वो स्मृति के व्याख्या करता है, ठीक है, यानी कि मेमोरी की व्याख्या करता है। तो ये था क्वेश्चन। जो कंसोलिडेशन थ्योरी है वो आपकी मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, द पर्पज़ ऑफ टीईटी इज़ टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि टीईटी का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसको मापना है? इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड या फिर वैल्यूज़। तो ये इसका आंसर तो आप सभी को मालूम होगा, टीईटी का एग्ज़ाम आप सभी ने दिया ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अभिक्षमता, ठीक है। इसका आंसर अभिवृत्ति नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा अभिक्षमता, यानी कि एप्टीट्यूड, यानी कि आपको जो टीचिंग करने की जो कला है वो कैसी है वो आपको सिखाता है टीईटी। इसीलिए एग्ज़ाम लिया जाता है आपका, जो बेसिकली एक थियोरेटिकल एग्ज़ाम है आपका, जिसमें आपके नॉलेज को देखा जाता है। तो बेसिकली इससे ये आइडिया होता है कि जो आपको शिक्षण कला है आपके अंदर, यानी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो किस तरह का है, ये आपको बेसिकली इसका उद्देश्य यही है, ठीक है। अभिक्षमता, अभिवृत्ति नहीं होगा, एटीट्यूड नहीं होगा, इसका आंसर अभिक्षमता होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रैमचर हैज़ क्लासिफाइड द पर्सन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन टाइप्स। पहला तो ये है कि एस्थेनिक हो, एथलेटिक हो, पिकनिक हो या फिर ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि जो क्रैमचर ने व्यक्तियों को वर्गीकृत किया था उनमें से जो मुख्य प्रकार हैं वो क्या क्या है? क्या दुर्बल है, सिर्फ पुष्ट है, या फिर पिकनिक है, या फिर ये सभी है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी। तो जो व्याख्या की थी क्रैमचर ने वो इन तीनों तरह के व्यक्तियों की व्याख्या की थी, जिसमें पहला था आपका दुर्बल, ठीक है, दूसरा है पुष्ट यानी कि एथलेटिक, तीसरा है आपका पिकनिक। पिकनिक का मतलब होता है गोल मटोल व्यक्ति, ठीक है, हृष्ट पुष्ट गोल मटोल कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्रैमचर के मुख्य प्रकार क्या हैं जिसमें उन्होंने व्यक्तियों को वर्गित किया था। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा, तीनों ही हों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज। ये आपको बताना है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किया गया था किस तरह से, यानी कि किस अनुच्छेद के में ये शामिल किया गया, किस अनुच्छेद में बेसिकली इसकी व्याख्या की गई है, ये क्वेश्चन है आपका। अनुच्छेद 26, आर्टिकल 26, आर्टिकल 15, आर्टिकल 45 या फिर 21A। तो आपको बताना है ये। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, आई थिंक ये सभी को मालूम होगा, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जो कि आपके कंपलसरी एजुकेशन को पूछे जाते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो कंपलसरी एजुकेशन है वो कितने ग्रुप तक के बच्चों के लिए, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है ये, तो आर्टिकल 45 के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए बेसिकली जो आर्टिकल 45 है वो क्या कहता है, मैं आपको बता देता हूँ। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो 14 साल कंप्लीट नहीं कर लेता है उनको कंपलसरी और फ्री, साथ ही साथ फ्री एजुकेशन का अधिकार होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके कंपलसरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा के अधिकार पर पूछे जाते हैं कई बार। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट इज दैट विच इज़ फाउंड ओनली इन, यानी कि मूल प्रवृत्ति होगा यहाँ पर, मूल प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है जो केवल किस में पाई जाती है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है मनुष्यों में, बिल्लियों और चूहों में, सभी जीव और यह जन्मजात और प्राकृतिक है, या फिर कलाकार में। तो देखिए क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, जो मूल प्रवृत्ति है यानी कि जिसको जो जन्म से ही है बेसिकली, यानी कि जिसको सीखना नहीं पड़ता है अलग से, वो किस में पाई जाती है, ये पूछा गया क्वेश्चन, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए आप समझ गए होंगे, अगर क्वेश्चन को समझ गए तो आंसर भी आपको पता चल जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर होगा सभी जीव और यह जन्मजात और प्राकृतिक है, यानी कि इस चीज़ को सीखने के लिए आपको कोई इसको आपको सिखाएगा नहीं, ये आपकी जन्मजात ही रहेंगी, ठीक है। तो ये समझ जाएं आप,
तो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक स्टिक दैट इज दैट विच इज़ फाउंड ओनली इन ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इन बॉर्न एंड नेचुरल, ठीक है। यानी कि ये जन्मजात होती है, सभी जीवों में पाई जाती है और प्राकृतिक होती है। समझ गए होंगे आप इसको। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है। द मेन रीज़न टू इनिशिएट मिड डे मील प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल इज़, यानी कि जो मिड डे मील मध्याह्न भोजन जो होता है उस कार्यक्रम को शुरू करने का जो मुख्य कारण था वो क्या था। पहला तो ऑप्शन ये है कि टू एक्सपेंड सोसाइटी, यानी कि समाज का विस्तार करना। ऑप्शन बी है टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार में वृद्धि। सी है टू इंक्रीज एनरोलमेंट, यानी कि नामांकन में वृद्धि करना। या फिर टीचर्स डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षण का विकास। तो आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए जब ये शुरू किया गया था, देखिए आपको बता दूं 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी मिड डे मील प्रोग्राम की। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो इसका जो मकसद था वो था आपका नामांकन में वृद्धि, यानी कि छात्र अधिक संख्या में एडमिशन ले। पहले क्या होता था कि जो आपके छात्र थे वो यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं थे पढ़ाई को लेकर, या उनके फैमिली में इतना प्रचलन नहीं था एजुकेशन को लेकर, तो उनको स्कूल भेजने का ज़्यादा प्रचलन नहीं था पहले। तो 1995 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसको शुरू किया, ताकि लोग जो बच्चे हैं वो अधिक से अधिक संख्या में इनरोलमेंट ले स्कूल में, और वहाँ पर अपने जो पार्टिसिपेट है स्कूल में वो कर पाए। तो इसी वजह से ये शुरू किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा 1995 में ये शुरू किया गया था। और दूसरा नामांकन में वृद्धि के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 है विच कमेटी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन डिस्कस्ड वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि पहली बार भारतीय शिक्षा के इतिहास में किसने क्षति और ठहराव पर चर्चा की थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ कमेटी है, उनके नाम दिए गए। पहला तो यह है कि हार्टोग कमेटी ने की थी, दूसरा यशपाल कमेटी ने की थी, मेहता समिति ने की थी, या फिर जाकिर हुसैन समिति ने की थी। तो इनमें से किस समिति कहें या फिर कमेटी कहें उसने क्षति और ठहराव पर चर्चा की थी। तो देखिए इसका आंसर सबसे पहले मैं बता देता हूँ। इसका जो इस पर जो चर्चा की गई थी वो हार्टोग कमेटी द्वारा की गई थी, ठीक है, हार्टोग कमेटी। तो ये नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और बात 1939 में, ठीक है, 1939 में इस कमेटी ने बात की थी, तो ये भी ध्यान में रखिएगा आप। इसके अलावा देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये क्षति क्या होता है और ठहराव क्या होता है, यानी कि वेस्टेज क्या होता है और स्टैग्नेशन क्या होता है। देखिए बेसिकली क्षति उसे कहते हैं जब कोई स्टूडेंट या कोई छात्र किसी क्लास में प्रवेश लेता है, एडमिशन लेता है, और उस क्लास को वो 2 महीने 3 महीने 6 महीने पढ़कर छोड़ देता है, यानी कि उसके बाद वो एजुकेशन नहीं लेता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो एजुकेशन है वो इनकम्प्लीट रह गई, यानी कि वेस्टेज हो गया उसका, यानी कि क्षति हो गई, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्षति। और ठहराव की बात करें स्टैग्नेशन की, तो स्टैग्नेशन होता है जब कोई छात्र एक ही क्लास में एक बार या 2 बार फेल हो जाए, तो वो ठहराव उसको कहते हैं, ठीक है, स्टैग्नेशन। तो इसकी जो चर्चा की थी वो की थी हार्टोग कमेटी ने। तो बस आप इतना ही याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हु प्रोपाउंडेड द स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर कोहलर। तो आपको बताना है कि जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है उसका प्रतिपादित किसने किया, ये बताना है। उसको जो थ्योरी थी पूरी वो किसने दी है। तो देखिए थॉर्नडाइक, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका थॉर्नडाइक। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए प्रतिपादित किसने किया तो इसका राइट आंसर होगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का जो प्रतिपादन था, प्रोपाउंडेड, ये वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए इसका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक। बस इतना याद रखिए आप। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और बात आगे बढ़ने उससे पहले आपको ये भी समझना जरूरी है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या होता है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब होता है ऐसा एक्शन जो आपको, ऐसा रिस्पॉन्स जो आपको बाध्य कर दे उसको लेने के लिए, यानी कि जो उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत है उसमें क्या होता है कि आपको एक्शन लेने के लिए बाध्य कर देता है। जैसे कि छोटे बच्चे की बात करें तो उसके सामने अगर चॉकलेट रख दी जाए
तो वो इस रिस्पॉन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग उसके अंदर वो लालच आ जाएगा, यानी कि उसको खाने का मन करेगा उस चीज़ को। तो ये होता है आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कब पेश की गई थी? फ्रेमवर्क पूछा गया है यहाँ पर, इंट्रोड्यूस्ड बाय एनसीईआरटी, ये कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। 1986, 1992, 2005 या फिर 2009। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 2005 में। ठीक है, वैसे ये 1975 में आया था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2005 होगा इसका राइट आंसर, तो ये ध्यान रखिएगा 2005। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि शिक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए, शिक्षण एक संवादात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है, शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, यानी कि टीचिंग इज एन ट्राइपोलर पोलर प्रोसेस। सी ऑप्शन देखिए, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया, यानी कि टीचिंग इज एन इफेक्ट डायरेक्ट प्रोसेस। या फिर शिक्षण केवल कक्षा तक ही सीमित एक प्रक्रिया है। तो आप इसको समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, केवल कक्षा तक ही सीमित एक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, टीचिंग यानी कि शिक्षण एक संवादात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल इंटरेक्शन करना पड़ता है स्टूडेंट के साथ। देखिए, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय यानी कि इसमें टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और टीचिंग का एनवायरनमेंट होता है। तो इसे कह सकते हैं ट्राइपोलर प्रोसेस भी है ये, और साथ ही साथ एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया भी है। ठीक है, इफेक्ट डायरेक्टेड प्रोसेस। इसका आंसर ऑप्शन डी ही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहा गया कि व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल, यानी कि परिचय कौशल का मुख्य घटक क्या है? पिछला ज्ञान, यानी कि प्रीवियस नॉलेज, व्याख्यान लेक्चरिंग, ब्लैक बोर्ड राइटिंग या फिर गृह कार्य। तो परिचय कौशल यानी कि इंट्रोडक्शन स्किल का जो, मान लीजिए कोई नई क्लास शुरू होने वाली है, कोई टॉपिक है, उसको शुरू करने से पहले उसका जो प्रीवियस नॉलेज है, यानी कि पिछला ज्ञान, इसका राइट आंसर होगा पिछला ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज है, वो डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पिछला ज्ञान होता है परिचय कौशल का मुख्य घटक, प्रीवियस नॉलेज। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हु फर्स्ट यूज द वोकेशनल गाइडेंस? मेयर, ऑप्शन ए है मेयर, दूसरा है पार्सन्स, हल्क या फिर ब्रीवर। तो इनमें से किसने व्यावसायिक मार्गदर्शन का प्रयोग सबसे पहले किया था? वोकेशनल गाइडेंस यानी कि गाइडेंस देना, एक तरह से काउंसलिंग जिस कह सकते हैं, काउंसलिंग जो होती है आजकल। तो सबसे पहले किसने किया था ये व्यावसायिक मार्गदर्शन का जो प्रयोग है वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है पार्सन्स ने। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है पार्सन्स। ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सभी इस वीडियो को इसका फ़ायदा उठा पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।